हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो पहला ही जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो इन्वायरमेंट क्या होता है। सो टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्स, या बचपन में आप पढ़ते होंगे कि हमारे आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं वो सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग एलिमेंट्स है, ठीक है। सो इसके फंक्शंस है, ये सब ऐसे जनरली आता नहीं है बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बुक्स में दिया है तो हमें पढ़ना होगा। तो फंक्शन क्या है? प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें भी यानी आपको ये रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप इससे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ रिन्यूएबल इन नेचर है जो रिन्यू हो सकते हैं दोबारा, ठीक है ना, यानी वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, लाइक ओशियंस हो गया। दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल इन रिसोर्सेज, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आज या कुछ समय बाद वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट, एसिमुलेट्स या डाइजेस्ट जो भी आप बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है, आपने बचपन में डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और धीरे धीरे वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन या कंजप्शन ऑफ लॉट ऑफ वेस्टेज, जितने भी वेस्टेज हैं हम फेंकते हैं इन्वायरमेंट में, उसे वो क्या करता है, एसिमुलेट्स करता है, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंट का वन ऑफ द फंक्शन है। थर्ड है इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, ठीक है। आपको पता है हमें इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें मिली हैं जिसके वजह से, जो कि हमारी नेसेसिटीज हैं, जिसके वजह से ही लाइफ प्रॉपर अर्थ पे चल पा रही है, जैसे सन हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक को शुद्ध हिंदी में शायद सौंदर्य बोलते हैं, ठीक है, सौंदर्य, ठीक है। तो आपको पता है कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया, वाटर बॉडीज, जहां आप घूमने वगैरह जाते हैं तो वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्किनिक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और उससे आपका माइंड वगैरह भी काफी काम वगैरह रहता है, ठीक है ना, इसलिए बीच बीच में घूमने भी जाना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है कैरिंग कैपेसिटी, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, देखो मैंने यहाँ पे ये जो बना दिया है ये रियल है, मैं इसका अपोजिट आपसे पूछ के देखता हूं, ठीक है। रिसोर्स का, रिसोर्स का अगर मैं इधर साइड में लिख देता हूं, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, यानी रिसोर्स हमें ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए नेचर से या कम करना चाहिए। तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हमें करना क्या चाहिए, कम, लेकिन हम अभी कर क्या रहे हैं, ज्यादा। दूसरी चीज होती है रिसोर्स का जनरेशन कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो रिसोर्स का जनरेशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम चीजों को इतने तेजी से खपत कर रहे हैं कि रिसोर्स का जनरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप किसी सिटी में हैं, जैसे मैं पटना में हूं, पटना में अभी जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इस टाइम पे ही पेट्रोल का कंजप्शन कितना होगा, वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। और क्या उस स्पीड से पेट्रोल बन रहा होगा कहीं पे? जो पेट्रोल मेकिंग का प्रोसेस है, क्या इतने ही स्पीड से पेट्रोल बन रहा होगा? नहीं। तो रिसोर्स जनरेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रिसोर्स जनरेशन हो क्या रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। थर्ड इज जनरेशन ऑफ वेस्ट, यानी हमें वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए या कम प्रोड्यूस करना चाहिए। तो प्रोड्यूस हमें जो वेस्टेज है वो कम करना चाहिए, लेकिन हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट का, जो अभी हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या करता है, वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, सिमुलेट्स करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने इतने प्लास्टिक्स वगैरह इन्वायरमेंट में फेंक दिए हैं जिससे उसकी एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। ये रियलिटी मैंने यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है वो रियलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तो रियल थिंग कि हमें करना ऐसा चाहिए, मैंने इसलिए यहाँ पे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया, होना ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जब भी ये चीजें नहीं होंगी ना, अगर हम इन चीजों को करने में फेल हो जाते हैं तो इससे क्या जनरेट होता है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इससे क्या जनरेट होता है, इन्वायरमेंटल। तो ये जो है हमें ऐसे करना है, लेकिन हम कर कुछ ऐसा रहे हैं जिससे वजह से ही हमारे इन्वायरमेंट में इतने सारे क्राइसिस आ रहे हैं, जो हम अभी स्टडी भी करेंगे, ठीक है ना, और आप देखेंगे ऐसा चीजें हो भी रही हैं, ठीक है। तो क्या क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस? फर्स्ट है, रीजंस पहले पढ़ रहे हैं हम। रीजंस क्या क्या है? फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखिए हुआ क्या, देखिए इतना डिटेल में आपको ये पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ज्यादा कर दे रहा हूं। पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ा, तो भाई
हर एक बच्चा अपने लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का चॉइस लेके आता है। अब एक बच्चा जो पैदा ले रहा है उसे सब कुछ चाहिए, उसे स्कूल्स चाहिए, उसे फिर बुक्स चाहिए होंगे, उसे कॉपीज चाहिए, पेन्स चाहिए, बाइक्स चाहिए होंगे, कार्स चाहिए होंगे, हाउस चाहिए होंगे। अच्छा, इस पूरे लाइफ टाइम में वो कितने सारे रिसोर्सेज का वेस्टेज भी करेगा, ठीक है ना, कितना पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से पॉपुलेशन जो काफी, इसलिए वर्ड यूज किया गया है एक्सप्लोजन, काफी तेजी से जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बढ़ी, इसके वजह से वेस्टेज भी काफी जनरेट हुआ, पॉल्यूशन भी ज्यादा हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेस कहा जाता है मोटर इंजन्स को या स्टीम इंजन्स को। तो स्टीम इंजन्स जब से बने, फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई, और आप जान रहे हैं आज इंडस्ट्रीज कितना पॉल्यूशन करती है और अलग अलग तरीके से पॉल्यूशन करती है। एक इंडस्ट्रीज से देखा जाए तो वाटर भी पोल्यूट कर रहे हैं, एयर भी पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल भी पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो वेरियस तरीके के जो पॉल्यूशंस होते हैं वो आपको एक इंडस्ट्री करके दे रही है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये हमारे लिए एक बोल सकते हैं वन ऑफ द रीजन रहा इन्वायरमेंटल क्राइसिस का। सेकेंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एक्सट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं किसका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी, उससे भी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि रिसोर्स का हमें एक्सट्रैक्शन कम करना चाहिए, लेकिन हम रिसोर्स का क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सारी हो गई ना, तो सबके डिमांड्स को भी फुलफिल करना है। सबके डिमांड्स को आप जैसे ही फुलफिल करोगे तो होगा क्या, रिसोर्स की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अच्छा, रिसोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना शुरू करोगे, ठीक है। चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, आप रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन क्या करोगे, ज्यादा करोगे। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। अब अगर आप नॉर्मल सी बात देखिए, फ्लोरा एंड फोना, अगर बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमारे फैमिली मेंबर्स में या हमारे सोसाइटी में कुछ भी ऐसा हादसा हो जाता है तो हम कितना शोक जताते हैं। लेकिन आप सोचिए, इंसेक्ट्स जिसे हम पसंद नहीं भी करते हैं, इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन कितने सारे इंसेक्ट्स हैं ना जो हर साल एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं और वो इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने में काफी हेल्पफुल है, लेकिन उससे तो वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और हमारा ध्यान उन पे है नहीं। ऐसे ही बहुत सारे फ्लोरा हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, फौना है, वो सब भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई ध्यान नहीं है उनको सेव करने पे या कंजर्व करने पे, ठीक है। फॉरेस्ट हम काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट काटेंगे तभी तो बिल्डिंग बनेगी। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, आप देखिए आज से 80 साल पहले या 200 साल पहले उस एरिया का ज्योग्राफी निकालिए, आप पता कीजिए कि कितने फॉरेस्ट हुआ करते थे, कितने प्लांट्स हुआ करते थे, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पेड़ कटे हैं, ठीक है। तो पेड़ ही नहीं बच जाएंगे तो हमारी लाइफ वैसे ही नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंट के नाम पे हमने बहुत सारे पेड़, ये कोरिलेटेड ही है, बहुत सारे डेवलपमेंट करने होते हैं। जैसे अभी बिहार में ही मेट्रो का प्लान बना है, तो उसके वजह से भी बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो कट होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज, ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल की बात हो रही है, यानी जिसमें आपने ग्लोबल, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। तो इसके वजह से भी अब ये इश्यूज देखो, स्टार्टिंग में जब पॉपुलेशन कम थी तो ये नॉर्मल इशू था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पूरे ग्लोब के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, जिसमें हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। ऐसे में एक आपको डाटा बस नॉर्मली बता दे रहा हूं कि सिर्फ हमारे या जो स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं उनके सोचने से ये कुछ नहीं होगा। आप मोटा मोटी अगर पकड़ेंगे ना, तो जो रिचेस्ट लोग हैं असली पॉल्यूशन वही करते हैं, ठीक है। हम आप थोड़ा सा एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, एनर्जीज को बचा लेंगे, या फिर पॉल्यूशन थोड़ा कम करेंगे, रेड लाइट एरिया आएगा वहां अपने बाइक्स को बंद कर देंगे, तो उससे ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में, वैसे मैंने ये सारी चीजें इंस्टाग्राम पर डाली थी एक बार, कि ग्लोबल वार्मिंग में अगर आप देखें तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, हर कंट्री के जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो अधिकतर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। दूसरा है जो रिचेस्ट लोग हैं वो काफी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे आपके जो मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं वो लोग बहुत सारा अगर कंजर्वेशन मेथड्स अपना भी लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें प्रेशराइज उन लोगों को करना होगा, गवर्नमेंट कंपनीज को करना होगा, ये जो रिचेस्ट लोग हैं, ये लोग जो पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं उन पे प्रेशर क्रिएट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ निगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई,
मीनिंग समझिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, दो दो डेफिनेशन है, मैं एक लिख दे रहा हूं, अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। तो नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं, उसमें आपकी सैलरी है 70K और उससे जो नेक्स्ट बेस्ट है वो है 50K, तो ये नौकरी जाएगी तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या हो जाएगा, 50K वाली नौकरी, ठीक है। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ निगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए थे, मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास है 1000 रुपीज, तो ये एजुकेशन में खर्चा कर सकती थी, हेल्थ में कर सकती थी, कोई और डेवलपमेंटल प्लान्स में कर सकती थी, डेवलपमेंटल प्लान्स में कर सकती थी। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्राइसिस इतना है, एयर पोल्यूशन है, ये सारी चीजें, तो इस पे भी गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अच्छा आप देखेंगे जितने भी सिटीज में, ये भी एक डाटा है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, बहुत सारे सिटीज में क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से हमें तो पता नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे अस्थमैटिक पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ठीक है। वाटर में भी बहुत तरीके के पॉल्यूशन है, जैसे ग्राउंड वाटर जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मुझे जहां तक याद है कुछ पुराना ही डाटा है, बिहार का ही, पटना का ही डाटा है कि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए गए थे। अब वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाले अगर वाटर को आप पीते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता है, बच्चे के दिमाग पे उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। आप इस चीज को भी नेट पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स गवर्नमेंट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, राइज इन एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा किस पे हो रहा है, हेल्थ पे, डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी। तो अब गवर्नमेंट को इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ रहा है। वो एजुकेशन पे ध्यान दे सकती थी, वो हेल्थ पे ध्यान देती, कुछ और डेवलपमेंटल प्लान्स बनाती, लेकिन हमने इन्वायरमेंटल क्राइसिस इतना कर दिया है ना, इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूट कर दिया है कि उसके कंजर्वेशन के बारे में भी अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ रहा है, उसमें भी उसको खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये 100 रुपया तो ये जो 1000 रुपीज है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, ये बचपन में आपने पढ़ा था, ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइज हो रहा है, चाहे वो एटमोस्फेयर का हो या ओशियंस का हो, ठीक है। अभी तो देखा गया है 0.6 डिग्री सेल्सियस राइज किया है, और इससे क्या होता है, सी लेवल इंक्रीज होता है। कुछ कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं नॉर्मल, उतना आपको एक्सप्लेन करना नहीं होता है ऐसे बोर्ड्स में। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल आपको पता है कि टेम्परेचर राइज होगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो कम होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल क्या होगा, राइज होगा। सी लेवल राइज होगा तो लैंड का जो एरिया है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, अगर आपसे मैं पूछूं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या, तो नॉर्मली लोग बोलते हैं ग्लोब गर्म हो रहा है। तो गर्म हो क्यों रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड में बताता हूं आप लोगों को। देखिए, इसके लिए आपको फिर से पुरानी चीजें याद करनी होगी। इसमें होता है एक पहले ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज का काम क्या है, पहले आप समझिए कि अर्थ है ना, अर्थ में जो सनलाइट की रोशनी पड़ती है, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होते, तो मान के चलिए एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपको कि 20 डिग्री सेल्सियस आपने रिसीव किया ना, तो रात के समय क्या करते हैं आप, रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी। ये अर्थ क्या करता है, हीट एनर्जी को वापस से रेडिएट कर देता है। या नॉर्मल मैं आपसे पूछता हूं, आप पानी गर्म करते हैं, अगर आप उसको कुछ देर तक छोड़ देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन वो जो हीट है वो गया कहाँ, वो तो एटमोस्फेयर में गया। वैसे ही जो हमारा अगर अर्थ है उस पर 20 डिग्री सेल्सियस अगर हमने रिसीव किया है, तो वो वापस से 20 डिग्री सेल्सियस छोड़ देगा, ठीक है। आप ऐसे समझ के चलो, 20 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे क्या होगा, वो 20 डिग्री सेल्सियस वापस छोड़ देगा। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इसमें जैसे मीथेन हो गया, आपका CO2 हो गया, ठीक है, तो इन गैसेस की वजह से क्या होता है ना, एक लेयर बन जाता है जो क्या करता है, अब इसको ऐसे बनाना होगा, मैं थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का मैं ये सेमी सर्कल ही बना रहा हूं, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ, ये सन है आपका, ऐसा कुछ रेज आया है, 1 2 3, लेकिन यहां पे जो लेयर बना है ना, ये मैं डॉटेड लाइन से बना हूं, ये लेयर की वजह से क्या हो रहा है ना, अब 3 लौटना चाहिए था, तो ये मान लीजिए एक रे लौट गया,
ये दूसरा रे लौट गया, ये तीसरा रे नहीं लौटा है, ये वापस से टकरा के अर्थ में ही आ गया। तो ये जो लेयर होता है ना, ये काम करता है। इसके वजह से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है और इसके वजह से ही लाइफ सस्टेन कर रही है। नहीं तो सुबह के टाइम पे क्या होता, आपकी जो अर्थ है वो हीटेड रहती और रात के टाइम पे इतना ठंडा रहता कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, हीट रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर रही है। लेकिन विद इन टाइम क्या हुआ ना, ये जो लेयर है, इसी लेयर को मैं क्या कह रहा हूं, ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर है ये, ठीक है। ये लेयर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है, ये जो मैंने दो रेज बाहर निकलते हुए दिखाई, ये दो रेज भी अब बाहर नहीं जा रहे हैं, ये भी अंदर ही आ रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, अर्थ अब और ज्यादा गर्म हो रहा है। इसीलिए हमें इन ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको कम प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। अब हम CO2 आप जान ही रहे हैं किससे मिलता है भाई, तो जो भी आप फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं उससे हो रहा है। और फॉसिल फ्यूल्स आप अंदाजा लगा सकते हैं हम कितना जला रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, कितना खपत कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का। कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, तो इससे कितना CO2 इमिट हो रहा है इन्वायरमेंट में। इसी से ग्रीन हाउसेस गैस बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे, लेयर बढ़ता चला जाएगा, लेयर बढ़ता चला जाएगा, पूरा ग्लोब धीरे धीरे बहुत गर्म होने लगेगा, ठीक है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। कॉजेस, कारण क्या क्या है, पहला है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। दूसरा है डिफोरेस्टेशन। अगर आप पूछिएगा सर डिफोरेस्टेशन से कैसे हो रहा है, तो देखिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ को आपने कट कर दिया, तो जो वहां पे CO2 था, जिसको मैंने बोला कि ये भी ग्रीन हाउस गैसेज है, अगर ये पेड़ होता तो ये CO2 को ये ले लेता, एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस वगैरह बचपन में ही पढ़ा है। लेकिन हुआ क्या, इस पेड़ को आपने काट दिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में चला गया, वो क्या कर दिया, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा दिया, और उससे क्या हो रहा है, ग्लोब और गर्म हो रहा है। मीथेन गैस आपको जो एनिमल का वेस्ट होता है उसमें काफी ज्यादा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ज्यादा कर रहे हैं। अब इसमें भी कुछ लोग बुरा नहीं मान जाइएगा, अब डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं तो हम अपने लालच से कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल देखिए, इस सेंस को समझिएगा कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है ना, तो उस पर क्या आप प्रेशराइज करते हैं कि आपको 2 बच्चे रखने हैं कि 10 बच्चे रखने हैं। लेकिन एनिमल्स पे क्या करते हैं, आप क्रूएलिटी करते हैं। क्या करते हैं, एनिमल्स पे आप क्रूएलिटी करते हैं, जबरदस्ती का ब्रीडिंग करवाते हैं आप, ठीक है। आप अगर चेक करेंगे जो पोल्ट्री वगैरह है, जो मुर्गियां वगैरह हैं, उनके साथ कैसी कैसी चीजें की जाती हैं, कैसी कैसी क्रूएलिटी की जाती है। तो आप तो ब्रीडिंग जबरदस्ती का करा रहे हैं, क्यों, उनके मीट्स को सेल करना है, या उनके मिल्क, जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल करना है, इसके लिए आप डोमेस्टिकेशन ज्यादा करवा रहे हैं। अच्छा, डोमेस्टिकेशन ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो वेस्टेज, उनका जो एनिमल वेस्ट है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, मीथेन बढ़ रहा है। मीथेन बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका अगेन ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। देखिए घातक तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। लेकिन और भी जो खतरनाक खतरनाक है, क्लोरीन के साथ एक और नाम आता है फ्लोरीन का, ठीक है। मैं ज्यादा रिएक्शंस वगैरह नहीं, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन उतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है 12th में, ठीक है ना। वो सब इन्वायरमेंट के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं बताऊं ना, तो आप ऐसे समझो ना, ये होता है, रिएक्शन कैसा होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक क्लोरीन क्या करता है ना, ये O3 को ये O2 प्लस O में तोड़ देता है। O3 को आप ओजोन कह रहे हो, O2 किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, क्लोरीन, अच्छा एक क्लोरीन, इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है वो तो मैं नहीं बता रहा आपको, काफी टफ हो जाएगा आपके लिए। बस आप ये समझना, एक क्लोरीन ना, सिर्फ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बता रहा हूं मैं, वो जल्दी खत्म ही नहीं होता है। वो कितने थाउजेंड जो ओजोन के ये जो मैं कंपाउंड दिखा रहा हूं उसको तोड़ देता है वो O2 प्लस O में, ठीक है। और ये चलता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर किसी चीज को रोकना था तो वो क्लोरीन को था, और उसके बाद अगर किसी को रोकना है तो फ्लोरीन को रोकना है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC एंड अदर फोर्सेज, ठीक है। तो इसे रोकना था, इसे फिर हमने रोका भी, ठीक है ना, बैन किया गया इसको। फिर इसके जगह हम क्या लेके आए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अभी भी फ्लोरो में फ्लोरीन है, ठीक है ना। एक घातक चीज को तो आपने बैन किया, अभी फ्लोरीन बचा हुआ है, फ्लोरीन को भी हटाना होगा, ठीक है ना।
तो आपके जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते थे उसमें पहले CFC ही वगैरह होता था, ठीक है। सो इसका इफेक्ट क्या होगा, मोर यूवी रेस कम, क्योंकि फिर आपके वही ओजोन लेयर डिप्लीट। अच्छा, ओजोन लेयर ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है ना, तो पोल्स पे क्या होता है ना, ये लेयर बस समझो यहाँ पतली होती जा रही है, ठीक है ना। उसमें फिर एक कॉन्सेप्ट था ओजोन होल, ठीक है, तो ऐसा कुछ होल जैसा नहीं है, बस ये लेयर धीरे धीरे बहुत पतली होते जा रही है, और इसमें फिर क्या हो सकता है, छेद हो जाएगा या स्पेस आ जाएगा, तो फिर उसमें यूवी रेज आना आपका शुरू हो जाएगा। यूवी रेज से क्या होगा, आपके स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं आपके स्किन के सेल में, ठीक है। लोअर प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, देखिए ऐसे इसका सीरीज तो ऐसे होता है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ठीक है, बस ऐसा समझ लीजिए सीज वगैरह में फाइटोप्लैंक्टन कोई बहुत छोटे छोटे जो पौधे वगैरह होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं, तो क्योंकि यूवी रेज वगैरह आ रहा है, हार्मफुल जो इफेक्ट है उसका पड़ेगा, सनलाइट से जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये मरेंगे तो जू प्लैंक्टन भी मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है उसी पे, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर हमने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया, ये ट्रीटी बनाई मेंबर्स ऑफ यूएन ने, जितने भी साइनिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने भी इनको साइन किया था, बहुत सारी कंट्रीज ने, आई थिंक 100 अबव 120 या 130 कंट्रीज ने इसे साइन किया था। वो क्या करेंगे, फ्रीज द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC बाय 2013, ठीक है, और इसी को हटा के मैंने अभी बताया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट, क्या क्या चैलेंजेस है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, क्या क्या इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं हमारे ग्लोब पे, वो देखते हैं। फर्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन है, ध्यान दीजिएगा, डिग्रेड कर रहे हैं, तो डिग्रेड यानी किसी चीज को खराब कर रहे हैं, यानी आप उसकी क्वालिटी खराब कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन, ठीक है। अब ये हो क्या, कैसे कैसे रहा है, दो तरीकों से हो रहा है, नेचुरल तरीके से भी हो रहा है और मैन मेड तरीके से भी हो रहा है। सॉइल के या लैंड एरिया को आप कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, पहला तो हो गया जैसे मैन मेड, जो प्लास्टिक हम डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है, नेचुरल, नेचुरल में क्या हो गया, विंड और वाटर, जैसे मान लीजिए यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये लैंड एरिया है, ठीक है, ये लैंड एरिया है, अब बहुत तेज विंड चलेगा, तो इसका जो फर्स्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये तो उड़ के कहीं और चल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट लेयर को ही आप क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, तो ह्यूमस तो इस लैंड का खत्म हो गया, ह्यूमस जैसे ही खत्म हुआ तो आप इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा फर्टाइल तो यही ह्यूमस ही होता है ना, तो ये लेयर जैसे ही हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्वालिटी जो लैंड का है वो खराब हो जाएगा। दूसरी चीज है, वाटर से भी वही होता है, तेज रेनफॉल आएगा तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल है उसको हटा देता है, तो इसके वजह से भी लैंड की क्वालिटी खराब होती है। इसके कॉजेस क्या क्या है, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन भी आप कर रहे हैं तो उससे भी लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, वो जड़ से लैंड को पकड़ के रखते हैं। अब जैसे ही आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो यहाँ का जो लैंड एरिया है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी उसको जड़ से किसी ने पकड़ा ही नहीं है, तो उसे वॉश अवे करना काफी इजी हो जाएगा, चाहे वो विंड के मेथड से हो और या वाटर के मेथड से हो। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखो, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये घास है, ठीक है, ये घास है, इसके रूट्स हैं ये, ठीक है, इसके रूट्स देखो, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो उसके लिए हंसने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये क्या है, ग्रासेज है। अब क्या है ना, नॉर्मली आप किसी जानवर को देखिएगा जब वो घास खाते हैं तो कैसे खाते हैं, तो वो यहां से कट तो नहीं करते हैं, वो इसको पकड़ते हैं दांतों से और खींच लेते हैं अपनी तरफ, तो जैसे ही खींचते हैं ना तो ये घास के साथ उसके जो रूट्स है वो भी निकल जाते हैं, तो ये अगेन छोटा टाइप का क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन ही हो गया। थर्ड इज नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल को कंजर्व करने के जो सही मेथड से वो हमने नहीं अपनाए। नेक्स्ट इज अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, यानी कि जलावन के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कितना परसेंट लोग आज भी जो खाना वगैरह बनाते हैं वो लकड़ियों से बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप पेड़ वगैरह काट रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये भी डिफॉरेस्टेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं आप, तो उससे भी क्या हो रही है, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। आपने ये सुना होगा अगर
कि बहुत सारे सिटीज में क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी ग्राउंड वाटर में पानी रह ही नहीं गया। उसके रीजन है, देखिए मैं फिर से एक ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इसी पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ड्राइंग तो अच्छी है नहीं मेरी। मान लीजिए घर है, ये हो गया इसका खिड़की, बारिश आई तो बारिश की बूंदें यहाँ पड़ी, ठीक है। अब यहाँ से उसका पाइप बना हुआ है, ये पाइप अंडर ग्राउंड होते हुए ये कोई रिवर में जाके मिल रहा है या सी में जाके मिल रहा है। बात समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पानी, अगर ये घर नहीं होता तो ये पानी की बूंदें यहाँ से ऐसे ऐसे होते यहाँ के लैंड में मिलती, लेकिन ये ऊपर जो छत था यहीं से जो नाली कनेक्ट थी वो तो कहीं और चली गई। या नॉर्मल आप रोड्स को देखिए, रोड्स पे तो पानी नहीं पड़ते, वो तो रोड के साइड में चल जाते हैं, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि सिटीज में क्या है ना, इतनी डेंस पॉपुलेशन है, इतने सारे घर बने हुए हैं ना, कि नीचे का जो उसके जो नीचे पानी जाना चाहिए था, ऐसे मैं एरो बना रहा हूं, वो जा ही नहीं पाता है। तो आप बात समझिए कि आप नीचे से ग्राउंड वाटर तो निकाल रहे हैं अपने यूज के लिए, लेकिन उसको रिचार्ज कहां कर रहे हैं, वो रिचार्ज तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। नीचे का ये मान लीजिए ये ग्राउंड वाटर, ये तो रिचार्ज हुआ नहीं ना, क्योंकि यहां तक पानी ही नहीं गया, लेकिन इसको पानी मोटर से आप पानी तो खींच ले रहे हैं, तो यानी रिचार्ज कैपेसिटी हो क्या है, काफी कम है, और हम यूज यानी इसका एक्सट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे सिटीज में, चाहे बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, ये सब जगह पे देखिएगा तो ग्राउंड वाटर बचा ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर 174 मिलियन हेक्टेयर्स यानी 53% ऑफ टोटल एरिया, वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम से, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, या जिसको आप डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट या वुडलैंड, यानी आप परमानेंटली उसे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। परमानेंटली खत्म करने का मतलब पेड़ को कट्स कर रहे हैं, तो जैसे ही पेड़ को आप काटिएगा एरिया फिर वही है, लैंड को पकड़ के रहता है, वो पकड़ नहीं पाएगा। इसके कंसेक्वेंसेस क्या होते हैं, मोर फ्लड्स। अब इसको भी मैं ड्रॉ करके डायग्राम से बता रहा हूं, ये पेड़ है, ये इसके जड़ है, अगर ये फ्लड आता तो इसे ये कुछ देर रोकता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पेड़ है तो इसके रूट्स है, जो पानी ऊपर में है, ये जड़ के थ्रू काफी नीचे पानी जा सकता था, ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सॉइल का इरोजन। अब ये पेड़ ही नहीं रहेगा तो यहाँ की जो मिट्टी रहेगी वो काफी सनलाइट पड़ेगी, ये भी बना के मैं दिखा देता हूँ, ये लैंड है, ये सन है, ठीक है, धूप पड़ रही है, इंटेंस हीट पड़ रही है, तो यहाँ का जो लैंड है इसमें जो वाटर होगा यानी मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। मॉइस्चर कम होगा जैसे ही, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, काफी पतली हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, और थोड़ा सा भी विंड चलेगा तो वो वॉश अवे हो जाएगी, ठीक है। हैवी सिल्टेशंस ऑफ डैम, डैम्स के आसपास जो मिट्टी होती है वो काफी पतली हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज चेंजेस इन क्लाइमेट, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो क्लाइमेट्स में बहुत सारे चेंज आएंगे ही, और आ भी रहे हैं, क्योंकि हमने पेड़ बहुत सारे कट कर दिए हैं। थर्ड इज सॉइल इरोजन, ध्यान दीजिएगा, ये इरोजन की बात हो रही है, डिग्रेडेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे सरफेस सॉइल है वो क्या हो जाएगा, वॉश्ड अवे, यानी आपको हटाना होगा। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूं, डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन का मतलब है क्वालिटी कम करना, ठीक है, क्वालिटी को कम करना। इरोजन का मतलब है हटना, ठीक है ना, यानी कि उसका जो टॉप सॉइल है, जिसको आप ह्यूमस भी बोलते हैं, वो वॉश अवे हो जाएगा, एकदम हट ही जाएगा, उसको कहते हैं इरोजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपने वेन डायग्राम थोड़ा बहुत समझा है, तो ये डिग्रेडेशन अगर है तो इससे बड़े सर्कल में क्या है, यानी इरोजन का छोटा पार्ट डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मेन रीजन क्या है, इरोजन का डिफोरेस्टेशन, ठीक है। अब डिफोरेस्टेशन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इंडिया में देखिए तो 17% वर्ल्ड के जो ह्यूमंस है वो इंडिया में लाई करते हैं। 20% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में। 2.5% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास है, यानी डेंसिटी काफी हाई है। डेंसिटी आप समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है, सेम एक मान लीजिए 1 एकड़ का लैंड है, यहाँ पे 500 लोग रह रहे हैं, और ये सेम एकड़ का 1 एकड़ का लैंड है, यहाँ 2000 लोग रह रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इंडिया का जो एरिया है उस हिसाब से जो लोग होने चाहिए वो बहुत ज्यादा है, यानी हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, लैंड पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। आप उस पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो वहां के जो नीचे का सॉइल है वो तो इरोड ही हो रहा है, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री हो गई, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट तो कोई लगाने का सोच भी नहीं रहा है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये तीनों इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बायोडाइवर्सिटी का काफी लॉस हो रहा है। ऐसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, है ना, ये पढ़ा होगा। बीच में जो एरिया बनता था वो किसका बनता था, बायोस्फीयर का बनता था, ठीक है ना। सो हमारे ह्यूमन लेड एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनके हैबिटेट का। नॉर्मल सा बात देखिए, ये बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट को आपने कट किए, तो जैसे ही फॉरेस्ट को कट किया, लाइन कहाँ जाएगा, टाइगर कहाँ जाएगा, राइनोसोरस कहाँ जाएगा, ये सब तो बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं, उनका तो आपने हैबिटेट छीन लिया जहां पे वो आराम से रह सकते थे। अच्छा, ग्लेशियर्स भी एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ग्लेशियर्स भी पिघल पिघल ही जाएंगे तो पोलर बियर्स कहाँ रहेंगे, तो वो भी मर जाएंगे। बात समझ रहे हो, तो उनका हैबिटेट खत्म होगा, वो लोग जैसे जैसे खत्म होंगे तो फिर बारी हमारी आएगी। अच्छा, एक बात और आपसे शेयर कर दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा, हमारा जो इकोसिस्टम है यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, वो तो फिर भी क्या होता है ना, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं तो हम तो टेम्परेचर 5-10 डिग्री 15 डिग्री ऊपर नीचे बर्दाश्त कर लेंगे। आप देखिए ही इस साल पटना में काफी तेज हीट वेव्स चले थे, तो हम तो टेम्परेचर 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, और जानवर भी कुछ कुछ ऊपर नीचे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का भी अगर फासला आता है, 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो बहुत सारी जो फिशेज हैं वो मर जाती हैं। और जैसे ही फिशेज मरेंगी, एक्वेटिक सिस्टम क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डेड हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये समझना है तो मैं इसका भी एक डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज, या फिर मैं लास्ट में एक बार इसका ड्राइंग बना दूंगा। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। अच्छा, यहां मैं बताना भूल गया कि ये जो डिफोरेस्टेशन था, यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स आपने देखे हैं पेड़ कट से रिलेटेड, जो है कि पेड़ को काटा जा रहा है। तो पीको मूवमेंट साउथ के रीजन में चला था, और आपका ये चिपको आंदोलन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, हमें एफोरेस्टेशन करना होगा, या बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाने होंगे। नेशनल पार्क बनाने का क्या फायदा होता है ना, कि कम से कम जो बड़े बड़े जानवर हैं या और बहुत सारे जो जानवर हैं वो अपने हैबिटेट में रहे। बात आप समझिए, जैसे ही आप अपने जैसे रूम में रह रहे हैं, आपको जैसे ही किसी दूसरे रूम में भेजा जाता है या दूसरे के घर में आप सोने जाते हैं, आपको नींद तक नहीं आती है। तो आप कैसे इनका जो रहने सहने का जो ढंग था, फॉरेस्ट को काट देंगे और इनको दूसरे जगह पे भेज देंगे, तो ये नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए इनको वैसा ही हैबिटेट देना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बना सकते हैं। नेशनल पार्क बनाने से क्या होगा कि अपने हैबिटेट में रहेंगे, ठीक है, और खुश रहेंगे, ठीक है। खुशी नहीं रहेंगे तो मरने के चांसेस इनके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आप बचपन से पढ़ रहे हैं, यानी कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल्स हैं, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या है, हार्मफुल हैं हमारे लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन है किसका, इंडस्ट्रीज का और थर्मल पावर का। देखिए, थर्मल पावर का नाम इसलिए ज्यादा आता है ना, क्योंकि जैसे हमारे कंट्री का भी डाटा देखिएगा 2016 के हिसाब से 67% जो आज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो थर्मल पावर से हो रहा है। और थर्मल पावर में ज्यादा यूज होता है कोल का। कोल से क्या होता है, CO2, और CO2 बढ़ेगा तो आप जान रहे हैं क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ठीक है। वैकुलर एमिशंस, अब ये डाटा है 3 लाख गाड़ियां थी 1951 के टाइम पे, 6.7 करोड़ 2003 में, 2011 के डाटा के हिसाब से 14.18 करोड़। अब ये चल रहा है 2024। आप अंदाजा खुद लगा के कमेंट कीजिएगा कि 2024 में इंडिया में कितने कार्स या कितने बाइक्स होंगे। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट कर रहे हैं। ऐसा मैं किसी पे कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन भी अब बाइक रख रहा है, एक नॉर्मल पर्सन भी जो ज्यादा सैलरीज नहीं अर्न कर रहे हैं वो EMI पे कार्स खरीद ले रहे हैं, उसके वजह से सोचिए कितना इमिशन हो रहा है, ठीक है। वही आप जो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है, बहुत सारे रैंकिंग्स आते हैं, उसमें फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, वहां पे आप देखिएगा ज्यादा से ज्यादा अगर उनका डिस्टेंस 3 to 5 किलोमीटर अगर ऑफिस का है तो वो साइकिल्स यूज करते हैं, ठीक है, बाइसाइकिल्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये चीजें हमारे यहाँ भी आनी चाहिए, समझना चाहिए, अवेयरनेस फैलनी चाहिए इन चीजों की, ठीक है। सम वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक यूज ऑफ दिल्ली मेट्रो।
देखिए दिल्ली मेट्रो बहुत लोग यूज करते हैं, अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे तो मेट्रो का यूज तो बहुत होता है, अच्छी बात है ये, लेकिन उस सेंस से नहीं होता है जिस सेंस से मैं या बहुत लोग सोचते हैं। वो लोग दिल्ली मेट्रो इसलिए यूज नहीं करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली होता क्या है कि दिल्ली में जाम्स बहुत लगते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा जाम बहुत लगता है, पोल्यूशन भी बहुत है वहां। तो उसको जाम से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मेट्रो ले लेते हैं। मेट्रो लेने पे एक फिक्स टाइम में आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच जाएंगे, इसीलिए मेट्रोज का यूज करते हैं। इस सेंस से नहीं यूज करते हैं कि नहीं दिल्ली में ऑलरेडी बहुत गर्मी है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज करना चाहिए, अपने व्हीकल्स कम यूज करने चाहिए, हमें मेट्रोज यूज करना चाहिए, खासतौर पे जो ऑफिस पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। सीएनजी का हमें व्हीकल्स में यूज करना चाहिए। अब तो ईवीज आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन होना चाहिए और यूज भी करना चाहिए। मुझे याद तो नहीं आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने शायद स्मार्ट नाम का एक इनिशिएटिव चलाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स इन हाउस होल्ड। घर में हमें एलपीजी यूज करना चाहिए, ठीक है, ये भी पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड। एमिशन स्टैंडर्ड के ही वजह से आपका वो सब बना, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, तो AQI का लेवल क्या है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, PM 2.5 है, PM 10 है। अच्छा, जितना ये कम होगा ना वो उतना हार्मफुल होता है, यानी उसका जो साइज हुआ वो बहुत छोटा होगा, और साइज जितना छोटा होगा वो आपके जो नोज के थ्रू है वो आपके बॉडी में जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जितना वो PM 2.5 है, जितना छोटा होगा वो उतना हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप बहुत बार पढ़े हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास, ठीक है। यानी हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे। तो ये बचपन में आपने ये डेफिनेशन पढ़ा होगा। या फिर हमें जिस तरीके से हमारे फोर फादर से, ये भी लाइंस आप यूज कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमें अपने फोर फादर से रिसोर्सेज मिले हैं ना, हमें उन चीजों को वहीं तक रोक के रखना है। अगर मान लो एग्जांपल के लिए हमारे फोर फादर से मिला था, हमें 6 ट्रीज मिले थे, तो हमें रोक के रखना है कि 6 ट्रीज अगले जनरेशन के पास भी रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज HD का ओरिजिन IUCN 1980s में हुआ था। स्ट्रेटेजीज काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है हमें क्या यूज करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वो डिलीटेड है, ठीक है। लाइक सोलर पावर हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ऐसे हमारे पास सारे चीजों का यूज करने का बहुत अच्छा बोल सकते हैं ज्योग्राफी है। जैसे एक बात समझिए, हम लैटिट्यूड के इक्वेटर के पास हैं तो हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। हम विंड एनर्जी, जो हमारा कोस्टल रीजन है, यहाँ पे अगर हम विंड एनर्जी लगा दें तो वो हम यूज कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइड्स वगैरह आ रहे हैं, उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एक होता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल जो आपने देखा होगा ना कि कहीं कहीं एरियाज पे वो जो गर्म पानी का सोता होता है, यानी नीचे कोई लावा वगैरह है, उससे हीट आ रही है, ठीक है ना, तो उस हीट एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स, तो हाइड्रो पावर का यूज कर सकते हैं हम। तो हम, हमारी जो ज्योग्राफी है इंडिया की, हम बहुत तरीके के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, अर्बन एरिया में हमें CNG को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादा ही व्हीकल्स चलते हैं, तो CNG यूज करिए। और रूरल एरिया में क्या कीजिए, LPG का यूज कीजिए या गोबर गैस प्लांट्स का यूज कीजिए, ठीक है। थर्ड इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, यानी माउंटेन रीजन पे वही स्ट्रीम्स है जो हाइड्रो पावर में आपने पढ़ा होगा। ऐसे मैंने क्लास 10th में ये प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। क्या होता है भाई, ये टरबाइन होता है, ऊपर से पानी गिर रहा है और ये टरबाइन नच रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, यानी हमें वो सारे प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए जो ट्रेडिशनल है, पुराने हैं। लाइक एग्रीकल्चर सिस्टम में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, हाउसिंग में हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया। अब हाउसिंग का ही बहुत अच्छा एग्जांपल लूं तो IVC से अच्छा क्या होगा, IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रिड पैटर्न,
यानी कि उन लोगों के घर कुछ ऐसे बने होते थे। पंजाब में आज भी आप जाइएगा तो कुछ आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कोई यहाँ से आ रहा है, यहाँ जाम लग गया या कुछ दुर्घटना हो गई, वो यहाँ इधर चल जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से रोड पे आ जाएगा। ग्रिड पैटर्न में घर बने हुए थे। सोचो कितने अर्बनाइज तरीके से उन लोगों ने सब कुछ हाउसिंग वगैरह प्लान कर रखा था। हमें भी वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। आयुष के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है। आयुष क्या है? अब जो लोग वही है कि भाई हम क्यों पढ़ेंगे, हमारा तो डिलीटेड चैप्टर है तो हमें ये नहीं पढ़ना है। तो आयुष का मतलब क्या है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, H4 होम्योपैथी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसका क्योर इंग्लिश मेडिसिन में नहीं है, तो आप आयुर्वेदा, अच्छा वाई फॉर योगा था, सॉरी वाई फॉर योगा, तो ये सब है। अच्छा ये नेचुरोपैथी का आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक मूवी थी विजय देवरकोंडा की डियर कॉमरेड करके मूवी थी। बहुत सारे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या वर्क लाइफ से काफी परेशान होते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है कि आप इन्वायरमेंट से जाके मिलिए, नेचर में जाके रहिए, ठीक है ना। नेचर की बहुत सारी जो आवाजें हैं, जैसे लाइक वो जो स्ट्रीम्स वगैरह की आवाजें होती है, चिड़िया की आवाज होती है, पेड़ के आवाज वगैरह होते हैं, मतलब हवा चल रही होती है, जो पेड़ के साउंड्स होते हैं, ये सबसे दिमाग को काफी शांति मिलती है, तो इससे भी इलाज होते हैं। आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे डिजीजेस का क्योर है जो आपको इंग्लिश मेडिसिन में नहीं मिलेगा। योगा में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पोस्चर्स को ठीक कर सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें, ओल्ड सिस्टम जो था वो काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली था। पहले के टाइम पे जो खेती हम करते थे उसमें कहाँ फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। फर्टिलाइजर्स ना डाल के आप बायो कंपोस्ट बनाइए। और धीरे धीरे तो डिमांड काफी राइज हो रहा है किसमें? ऑर्गेनिक फूड में, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड में आप किसी तरीके का केमिकल्स नहीं डालते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, तो उसमें आप बायो कंपोस्ट का काफी यूज कर सकते हैं। अच्छा ऑर्गेनिक फूड जो रहेगा उसमें क्या रहता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा रहता है, कोई केमिकल्स नहीं है, इसलिए उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। फार्मर्स स्टार्टेड मेकिंग कंपोस्ट, फार्मर्स बना भी रहे हैं कंपोस्ट वगैरह। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी लोगों के इंक्रीजिंग पावर बढ़ गए, यानी परचेजिंग पावर बढ़ गए, लोग अर्न करने लगे काफी। आप मानो चाहे नहीं मानो, आप बहुत लोगों को जाके देखो, उनके अकाउंट में पैसा आता है और वो शॉपिंग शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी फूड का कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, शोकेस करने के लिए कि मैं अर्न कर रहा हूं, मेरे पास इतनी अच्छी सैलरी है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, तो अननेसेसरी कंजप्शन करते हैं, फूड का भी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का भी, ठीक है ना, वेस्टफुल कंजप्शन करते हैं। तो हमें काउंटर करने के लिए क्या करना होगा? हमें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि जो देखिए दो चीजें होती हैं, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना भी है, आप नेसेसिटीज पे ध्यान दीजिए, वांट्स पे नहीं। क्योंकि वांट्स क्या है ना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं इच्छाएं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती है। किसी भी ह्यूमन बीइंग से पूछिए, या अंबानी सर से ही पूछिए, इतने पैसे हैं उनके पास, क्या उनके वांट्स खत्म हो गए? अगर वो 1000 करोड़ कमा रहे हैं तो उनका टारगेट होगा नेक्स्ट ईयर का 2000 करोड़। 2000 कमा रहे हैं तो 4000 का। एक कार है तो 10 कार का आपका डिमांड आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वांट्स खत्म नहीं होने, इसलिए सबसे पहले आप नेसेसिटीज पे ध्यान दीजिए, एक सिंपल लाइफ रखिए, ठीक है ना। शोकेस करने में कोई भलाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है खर्च कीजिए, एक्सपेंडिचर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही चीजों पे, जरूरत की चीजों पे। आप हर सप्ताह अगर कपड़े बदल रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है, क्या मिल जाना है उससे? कुछ नहीं मिल जाना है। लेकिन उसके वजह से आप सोचिए, अगर आप हर दिन कपड़े बदल रहे हैं तो जो फैक्ट्रीज हैं उनको ज्यादा कपड़े प्रोड्यूस करने होंगे, क्योंकि आप तो डिमांड कर रहे हैं कपड़े, तो वो बनाएंगे तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक सिंपल लाइफ अच्छी लाइफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ऐसे पढ़ने का नहीं है, ये नाम आया हुआ था इसीलिए बस इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। सीपीसीबी जो कि होता है वो क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में बना था। क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और लगभग ये 125 रिवर्स का जो है वो उसको मॉनिटर करता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है खराब है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है,
वाटर में कोई पोल्यूशन हो रहा है, एयर से रिलेटेड पोल्यूशन हो रहा है, लैंड से रिलेटेड कोई पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे उसको एसेस तो करता ही है, उसके लिए मैन्युअल्स बनाता है, कोड्स बनाता है, गाइडलाइंस, और समटाइम पनिशमेंट भी देता है। ठीक है, पनिशमेंट भी वो देता है। तो ये था आपका चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में आई हैं। सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर से, रीजंस ऑफ, ये कैरिंग कैपेसिटी एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। दूसरा है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्ड में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं, चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट, एक सेकेंड, चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट, और लास्ट टॉपिक आपका स्ट्रेटेजीज। ठीक है, लेकिन ये तीन बेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने नंबरिंग बताई है वैसे ही है। सबसे ज्यादा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ध्यान, 3 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। आपको कोई भी डाउट्स है आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आया मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। ठीक है, और भी कोई अदर क्यूरीज है आपको स्टडी रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है, आंसर्स लिखने में दिक्कत हो रही है, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उसे भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये तो मुझे लगता है 9th चैप्टर था, अब एक चैप्टर बच गया है, उसे भी मैं जल्द ही रिकॉर्ड करके उसके भी लेक्चर डाल दूंगा, फिर हम मैक्रो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज का मैंने वादा किया है, एमसीक्यूज ऑफ केस स्टडीज वो मैं डालूंगा। फिलहाल आप ये पढ़िए नोट्स को। एक बच्चे ने पूछा था कि सर नोट्स का क्या करूं, देख के लिखूं। देखो नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे हैं ऑलरेडी, तो डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए या तो देख के लिख लीजिए। ठीक है, सो मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय, गुड नाइट।